हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुर्नो मॉडल ऑफ ड्यूओपोली या द्वैधाधिकार का कुर्नो का मॉडल। द्वैधाधिकार का कुर्नो का मॉडल कुर्नो ने अपने एक प्रसिद्ध लेख रिसर्चेज इनटू द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द थ्योरी ऑफ वेल्थ में 1838 में दिया था। बेसिकली कुर्नो का जो मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है कि जब यानी आइडेंटिकल कॉस्ट फंक्शन वाली दो फर्में एक होमोजेनियस प्रोडक्ट की सेटिंग में compete करती हैं तो किस तरीके से उनकी क्वांटिटी और प्राइस का इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। बेसिकली कुर्नो मॉडल इस बात को एक्सप्लेन करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि कुर्नो मॉडल ऑफ ड्यूओपोली क्या कहता है, किन मान्यताओं पर ये आधारित है और किस तरीके से कुर्नो मॉडल ड्यूओपोली और ओलिगोपोली मार्केट्स को समझने का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ तक जो गेम थ्योरी है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी किसी हद तक कुर्नो मॉडल को माना जा सकता है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कुर्नो मॉडल ऑफ ड्यूओपोली के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, ड्यूओपोली वो बाजार अवस्था है जिसमें किसी वस्तु के दो विक्रेता होते हैं। जैसे कि इस शब्द से ही पता है हमें, ड्यूओ का अर्थ होता है दो और पोली का अर्थ होता है अधिकार, यानी ऐसी बाजार अवस्था जिसमें किसी वस्तु के केवल दो ही विक्रेता होते हैं उसको हम ड्यूओपोली कहते हैं। तो सबसे पहले फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ऑगस्टिन कुर्नो ने दो फर्मों के व्यवहार से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको हम कुर्नो मॉडल ऑफ ड्यूओपोली के नाम से जानते हैं। ये जो फर्मों के व्यवहार को समझने के जितने भी मॉडल हैं उनमें सबसे पहला प्रयास था। कुर्नो का मॉडल उसके बाद जब उन्होंने 1838 में प्रतिपादित किया, प्रस्तुत किया, उसके बाद इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में परिवर्तन हुए हैं। इसको रीमॉडल किया गया है और इसको बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। और आज के दिन भी ये मॉडल जो है ये फर्मों के एक्शन रिएक्शन के व्यवहार को समझने में हमारी सहायता करता है। हालांकि इनिशियली जो कुर्नो था उन्होंने ये मॉडल ड्यूओपोली मार्केट के हिसाब से, द्वैधाधिकार बाजार के हिसाब से प्रस्तुत किया था, लेकिन इस मॉडल को बहुत आसानी से ओलिगोपोली में भी यूज किया जा सकता है, यानी अल्पाधिकार में भी इसको यूज किया जा सकता है और यूज किया जाता है। यानी दो फर्मों के इस मॉडल को आराम से एक्सटेंड किया जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है और किया भी गया है। दो से अधिक फर्मों के व्यवहार को समझाने के लिए भी इसको यूज किया गया है। अब अध्ययन की सरलता से हम केवल दो फर्मों के साथ ही इस मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं और हर मॉडल में जैसे हम देखते हैं, पहले हम इसके एजम्पशंस देखते हैं। बाजार में केवल दो ही फर्में हैं, ये हमने मान लिया है क्योंकि ड्यूओपोली का मॉडल है और कुर्नो ने माना था कि बाजार में दो फर्म हैं। एक फर्म मान लो ए है और दूसरी फर्म जो है वो बी है। दो फर्में बाजार में हैं। अब और ये दोनों फर्म एक ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रही हैं, जिस वस्तु का वो उत्पादन करती हैं उन्होंने माना था कि खनिज जल का, मिनरल वाटर का उत्पादन करती हैं। और वो मिनरल वाटर कैसा है? एक जैसा है। या आप सीधे शब्दों में समझ सकते हो कि उन्होंने जिस वस्तु की कल्पना की, जिस प्रोडक्ट को ये दो फर्म प्रोड्यूस करती हैं, वो एक समरूप प्रोडक्ट की उन्होंने कल्पना की कि ये जो है मिनरल वाटर है, ये एक समान है गुण, उसको उपभोक्ता कोई भेद नहीं समझते, चाहे ए कंपनी का द्वारा उत्पादित हो चाहे बी कंपनी के द्वारा उत्पादित हो, दोनों को वो एक ही समझते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एजम्पशंस था कुर्नो के मॉडल का, जिसको हम बार बार यूज करेंगे, वो जीरो मार्जिनल कॉस्ट का था। फॉर दैट मैटर कोई भी कॉस्ट हो, यानी कुर्नो ने यह मान लिया था कि उत्पादन की लागत जो है वो शून्य है। यानी जो मिनरल वाटर का कुआं है उससे पानी अपने आप निकल रहा है, उसके लिए पानी निकालने के लिए कोई जो है लागत नहीं लगानी पड़ती। हालांकि काफी रेस्ट्रिक्टिव एजम्पशन है, लेकिन इसी मान्यता के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे कि दोनों जो कुएं हैं, जो फर्मों के मिनरल वाटर का कुआं माना था ना, दोनों फर्मों के पास है, दोनों का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो जीरो है। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट जीरो होगा तो मार्जिनल कॉस्ट भी जीरो होगा, एवरेज कॉस्ट भी जीरो होगा। और इस मान्यता का हम कई बार यूज करेंगे, इसलिए इसको आप हमने जो है हाईलाइट कर दिया है कि दोनों फर्में जो हैं वो जीरो मार्जिनल कॉस्ट पे काम करती हैं। फिर कुर्नो ने ये मान लिया था कि जो ए फर्म है और बी फर्म है, दोनों का डिमांड करो जो है वो एक तो एक जैसा होगा, एक ही डिमांड करो होगा दोनों का। दूसरा उन्होंने माना था कि वो सीधी रेखा का डिमांड कर होगा, सीधी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। लीनियर डिमांड कर होगा, लीनियर का मतलब है सीधी रेखा का मांग वक्र होगा। ये पहले से मान लिया
इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट एजम्पशंस था, ये फर्मों के व्यवहार संबंधी मान्यता थी, और उन्होंने ये मान लिया था कि फर्में व्यवहार इस मान्यता के आधार पर करेंगी कि दूसरी फर्म अपने उत्पादन की मात्रा को चेंज नहीं करती हैं। ध्यान दीजिएगा इस पे, इस मान्यता पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बार बार यूज करेंगे। इन दैट सेंस ये इंपॉर्टेंट है कि ए फर्म जो है वो इस मान्यता पे काम करेगी कि बी फर्म ने अगर अपना एक बार उत्पादन का स्तर निर्धारित कर लिया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाएगी। ठीक है, इसी मान्यता पे दोनों फर्में जो हैं एक दूसरे से एक्शन और रिएक्शन करेंगी, इसलिए ये भी हम कई बार यूज करेंगे इस मान्यता को, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। और जो नेक्स्ट मान्यता है वो है कि फर्म अपने उत्पादन को जो भी बाजार में रेट है उसी बाजार में उसको बेचेंगी, जो भी प्रिवेलिंग रेट है उसी पर अपना सामान का बिक्री करेंगी। इन मान्यताओं के आधार पर कुर्नो ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। अब हम इस मॉडल की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शुरुआत करते हैं जाने पहचाने आपका एक्स वाई एक्सिस से। एक्स क्वांटिटी, वाई प्राइस, ये डिमांड कर्व है। ठीक है, ये डिमांड कर्व है। अब ये डिमांड कर्व हमने क्या माना था? आइडेंटिकल माना था ना, एक समान माना था, यानी ये ए का भी डिमांड कर्व यही है और बी का भी यही है। आइडेंटिकल है ना, एक जैसा है, अलग अलग नहीं है। और बाजार का आकार कितना है? बाजार के आकार से हमारा क्या मतलब है कि कुल मांग कितनी है। यहां प्राइस कितना है? 0 है ना, 0 प्राइस पे कुल मांग ओबी है, तो बाजार का आकार ओबी के बराबर होगा। बाजार का जो हिस्सा है, जो बाजार का आकार है, वो ओबी के बराबर होगा। क्योंकि आगे कुछ हमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करनी है, इस ओबी को मैंने 2000 मान लिया है कि ओबी जो है 2000 है। ठीक है, फिर हमारा एमआर कर्व, ये अगर एआर कर्व है, हमारा एआर कर्व है ना, डिमांड कर्व एआर कर्व होता है, ये एआर कर्व है तो एमआर कर्व। एमआर कर्व कहां से जाएगा? एआर के नीचे होता है और इसके बीच से जाता है, इस लाइन के बीच से जाएगा। ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, एआर और एमआर के रिलेशनशिप में हमने देखी हुई थी। तो यहां से एमआर कर्व हमने पास किया बीच से। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये ओबी के बीच का पॉइंट है। ठीक है, तो ये था हमारा बाजार का जो निरूपण है, जो हमने मान्यता की थी, उसके आधार पर हमने इस बाजार को दिखा दिया। अब मान लो सबसे पहले बाजार में ए फर्म आती है, ए फर्म इंटर करती है। तो कोई भी फर्म जो मार्केट में इंटर करती है उसका मेन मकसद क्या है? फर्म का उद्देश्य हमने क्या माना हुआ है? यहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन माना हुआ है। कहा था ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने का प्रयास करती है हर फर्म। तो यहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेगी ए फर्म। जब मार्केट में एंट्री करेगी तो वो अपने उस बिंदु को ढूंढेगी जहां पर अगर वो उत्पादन करती है, जितना सामान बेचती है, तो उसके लाभ अधिकतम हो। और वो कब होते हैं? मैक्सिमाइजेशन कहां होता है? जहां एमसी और एमआर एक दूसरे के बराबर है, यानी एमआर का वो बिंदु जहां इसको एमसी काटता है। तो कहां एमसी? दिखाई नहीं दे रही। एमसी क्या होनी चाहिए? मान्यताओं पे जाओ। दूसरी मान्यता हमने की थी कि उत्पादन की लागत 0 है। इसका मतलब एमसी कर्व जो है वो ऐसी एक लाइन होनी चाहिए, 0 है ना, ये वाली लाइन होनी चाहिए, ये हमारा एमसी कर्व है। अब मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम है। लाभ अधिकतम के लिए फर्म ए क्या करेगी? कितना उत्पादन करेगी? रूल है हमारे पास, गोल्डन रूल, जहां एमसी और एमआर एक दूसरे के बराबर है। कहां बराबर है? इस पॉइंट पे बराबर है। तो ये हमारा ई बिंदु है। यानी फर्म जो है ए मार्केट में आई और उसने अपना संतुलन बिंदु ढूंढा, कहां? ई बिंदु पर। इसका मतलब वो फर्म जो है वो ओई मात्रा का उत्पादन करेगी, ओई मात्रा का उत्पादन करेगी और वहां पर उसके लाभ अधिकतम होंगे। अब इस ओई मात्रा के उत्पादन करने से उसकी एवरेज रेवेन्यू कितने होंगे? इस बिंदु से हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं एवरेज रेवेन्यू कितना होगा। ए ई के बराबर है। अगर प्राइस एक्सिस पे इसको देखें तो OP1, यानी फर्म ए मार्केट में एंट्री करेगी अपने लाभ अधिकतम के हिसाब से, जो लाभ अधिकतम का रूल है उसके हिसाब से ई पॉइंट पे अपने उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करेगी। इस ई पॉइंट पर वो P1 मात्रा का उत्पादन, P1 जो प्राइस पर अपनी ओई मात्रा को बेचेगी और उसके आधार पर उसका प्रॉफिट कितना होगा? OP1 ए और ई के बराबर प्रॉफिट जो लाभ है वो अर्जित करेगी। ठीक है, तो अब ए फर्म ने कितना उत्पादन किया? OE के बराबर। अब ये OE कितना है? ये OB जो कुल आकार था बाजार का वो 2000 था, तो उसके हाफ में आई ना। ये हमने कहा था हमारा हाफ से गुजरता है, ये बार बार इसको हम हाफ से गुजारेंगे, हाफ करेंगे, ये ध्यान रखना। बाद में जब हम टेबल से इसकी एक्सप्लेनेशन लेंगे तो कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये हाफ क्यों करते जाते हैं? तो हाफ करने का उद्देश्य ये है कि जो एमआर कर्व है वो एआर और ये जो प्राइस की लाइन है इसके बीच से जाता है, इसलिए इसको हम हाफ करते हैं। तो ये ध्यान रखना, जब ए फर्म मार्केट में आएगी तो ओई उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करेगी और न्यूमेरिकल सेंस में ये ओई जो है वो 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करेगी। ठीक है,
और प्रॉफिट लेगी OP1 ए और ई के बराबर प्रॉफिट ले लेगी। अब फर्म ए का इक्विलिब्रियम हमने देख लिया। अब इसमें मार्केट शेयर टर्म हम बार बार यूज करेंगे, यानी फर्म ने मार्केट के कितने हिस्से पर काबू किया या कितना हिस्सा वो मार्केट का सर्व कर रही है। तो मार्केट तो सारी ओ भी थी, कितना हिस्सा सर्व कर रही है वो ओई कितना है, ओबी का आधा है। यानी अगर हम फ्रैक्शन के सेंस में देखें तो हाफ 1/2 मार्केट शेयर जो है वो ए फर्म जो है वो यूज करेगी। बच गया कितना, रेजिडुअल शेयर कितना है, इसको भी हम बार बार यूज करेंगे। जब एक फर्म का हम शेयर ढूंढ लेंगे तो फिर रेजिडुअल देखेंगे बचा हुआ कितना है, वो कैसे पता लगेगा, टोटल कितना है, एक है भाई, मार्केट जो फ्रैक्शन है पूरे का तो एक ही होगा, तो एक में से हम इस रेजिडुअल मार्केट शेयर को घटाते जाएंगे, ये बार बार घटाएंगे, ध्यान रखना। तो एक में से हम इसका मार्केट शेयर घटा लेंगे तो हाफ। अगर डिमांड कर्व पे देखेंगे तो ये वाला ए बी हिस्सा हमारा बच गया डिमांड कर्व का, ठीक है। तो यहां पे हमने डिस्कस किया, ए फर्म मार्केट में इंटर की और इंटर करके उसने अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट डिसाइड की और OP1 प्राइस पे अपने सामान को बेचा और अपने लाभ अधिकतम किए। अब बी फर्म मार्केट में एंट्री करेगी, ए फर्म तो पहले से आ गई, अब बी फर्म ने मान लो मार्केट में एंट्री की। अब बी फर्म क्या देखती है, पहले तो क्या मानती है, बी फर्म ये मानेगी कि ए फर्म ने जो उत्पादन किया था, कितना किया था, ओबी का आधा, हाफ, इतना, ये इतना ही उत्पादन जारी रखेगी, इस उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। 5 नंबर की मान्यता में हमने ये बात कही थी कि फर्म इस मान्यता पे अपने निर्णय लेगी कि दूसरी फर्म अपने उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन नहीं करेगी। तो बी फर्म जब मार्केट में आएगी तो वो इस मान्यता पे काम करेगी कि ए फर्म जो ओई मात्रा का उत्पादन कर रही है वो उसमें परिवर्तन नहीं करेगी। यानी डिमांड कर्व का जो ये डिमांड कर्व था, इसका ये वाला जो हिस्सा है ये ए फर्म ने अपने पास ले लिया है, ये हिस्सा बी के लिए अवेलेबल नहीं है। बी के लिए कौन सा अवेलेबल है, ए बी अवेलेबल है। तो हम समझने के लिए इस हिस्से को काट ही देते हैं, छुपा देते हैं, एक बार छुपा दिया हमने। तो अब ए फर्म के लिए डिमांड कर्व कौन सा है, ए बी है, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये उसका AR कर्व है बी फर्म का। अब बी फर्म का MR कहां होगा, ये MR है बी का, कहां से जाएगा, हाफ से जाएगा। ये कितना था, पूरा 2000 था ना, यहां से हमने शुरुआत की थी, 1000 ए फर्म ने ले लिया तो 1000 का आधा, ये पॉइंट कहां होगा, इसके हाफ में होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मान लो मैं O डैश कह देता हूं, तो O डैश से O डैश बी का हाफ, यानी ये 1000 है, 1000 बच गया ना ये, तो इस 1000 का आधा कितना होगा, 500। तो बी फर्म मार्केट में आई इस मान्यता पे कि ए फर्म ने अपना उत्पादन किया था वही जारी रखेगी। तो बी फर्म जब मार्केट में आएगी तो उस मार्केट में आके वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट का निर्धारण करेगी। वो कुल मार्केट जो बची हुई है, हाफ बची हुई थी या 1000 बची हुई थी, उसका आधा 500 पे प्रोडक्शन करेगी। और प्राइस क्या होगा, प्राइस होगा हमारा OP2। क्योंकि प्राइस कैसे ढूंढते हैं हम, जो रूल अब तक हम फॉलो करते आ रहे हैं, सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जहां MR और MC एक दूसरे के बराबर हो, तो B का MC तो 0 ही रहेगी, B का MR ये है तो B यहां संतुलन में है। इस संतुलन बिंदु पे प्राइस क्या रखेगी, वो OP2। और लाभ कितने मिलेंगे फर्म को, ये एरिया उसके लाभ के बराबर होगा, यानी O डैश P2 C और EB के बराबर होगा। B का जो इक्विलिब्रियम है उस ये वाला B को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पे B की क्या पोजीशन है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है, 500। ये 500 क्या है, जो 1000 बच गया था उसका आधा। प्राइस क्या है, OP2। मार्केट शेयर क्या है, अब ये ध्यान रखना, ये समझने की जरूरत है। मार्केट शेयर कितना है, सबसे सही एक तरीका ये है मार्केट शेयर निकालने का। मार्केट कितने की थी, 2000 की थी, बाजार का आकार 2000 था ना, हमने शुरू में बताया था। 2000 के में से 500 ए फर्म सर्व कर रही है, यानी 500/2000 कह दो चाहे तो 500/2000 का मतलब 1/4 से भी मार्केट शेयर निकाल सकते हैं। लेकिन हम मार्केट शेयर निकालने का एक दूसरा तरीका देखते हैं कि कितना बचा था वहां पे। पिछले डायग्राम में देखो, रेजिडुअल शेयर 1/2, 1/2 हिस्सा ए फर्म ने ले लिया था, बाकी बच गया था 1/2, तो 1/2 का आधा हिस्सा लेगी बी फर्म, यानी 1/4, ठीक है। तो मार्केट शेयर क्या होगा इसका, 1/4 होगा। अब बच गया कितना मार्केट शेयर, ए ने 1/4 ले लिया, तो सॉरी बी ने 1/4 ले लिया, तो बी के मैंने जो नहीं लिया वो कितना बच गया मार्केट में, 3/4। अब ये ध्यान रखना, अगले डायग्राम में फिर अगले जो एक्सप्लेनेशन है उसमें हम 3/4 को आगे लेके चलेंगे, क्लियर है। तो ये मार्केट के हिस्से की पोजीशन होगी। अगर उत्पादन से देखें तो 500 यूनिट का प्रोडक्शन करती है और 1500 यूनिट जो है वो बची हुई है, ठीक है। चलिए
अब क्या होगा, ये हमारा पूरा डायग्राम है, जो मैंने छिपा दिया था उसको हटा दिया, तो इसका मतलब ये हमारा डायग्राम है। ये हिस्सा ए फर्म सर्व कर रही थी, अब बी मार्केट में आई तो ये सिचुएशन हो गई। लेकिन अब ध्यान से देखो कीमत कितनी हो गई, OP2। अब हमने ये माना था कि जो भी रेट फिक्स हो गया उसी पे अपना सामान बेचेगी, वही मार्केट पे। इसका मतलब जब प्राइस OP2 हो जाएंगे तो जो प्रॉफिट पहले था ए फर्म का वो गिर जाएगा। प्राइस घटेंगे तो ये प्रॉफिट गिरेगा, यानी ये जो प्रॉफिट था इसका कुछ हिस्सा बी फर्म ने ले लिया। अब रिएक्शन की बारी ए फर्म की होगी क्योंकि उसके लाभ कम हो गए। तो अब ए कैसे रिएक्ट करेगी, पहले तो ए जो है वो किस मान्यता पे रिएक्ट करेगी, वही मान्यता जो 5 नंबर वाली हमने मानी थी कि जो बी फर्म है वो अपने उत्पादन की मात्रा को स्थिर रखेगी। बी फर्म के उत्पादन की मात्रा कितनी थी, 500 थी। इसका मतलब बी फर्म तो अपना उत्पादन 500 ही रखेगी, यानी 1/4 हिस्सा ही रखेगी बाजार का, बाकी 3/4 हिस्सा बी फर्म के पास अवेलेबल है। तो बी फर्म जो है वो 3/4 हिस्से के हिसाब से अपना उत्पादन करेगी। 3/4 का मतलब 1500, पूरा हिस्सा 2000 था ना, तो 2000 गुणा 3/4 हमने देखा था 1500। अब इस 3/4 का आधा इक्विलिब्रियम में लेती जाती है ना हमेशा, तो हाफ 3/8 हिस्सा वो यूज करेगी। और अगर वैल्यू टर्म में देखें तो 500 का आधा, मार्केट शेयर में 3/4 का आधा 3/8, और वैल्यू टर्म में 1500 का आधा 750, ये ठीक है। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। ए फर्म सबसे पहले बाजार में आई, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया। बी फर्म ने सोचा कि 1000 यूनिट मेरे पास अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रूल लगा के 500 यूनिट का प्रोडक्शन किया। अब फिर ए फर्म ने उसके फिर रिएक्शन किया और इस मान्यता पे रिएक्शन किया कि ये तो 500 यूनिट का ही प्रोडक्शन रखेगी, मेरे लिए 1500 यूनिट का मार्केट अवेलेबल है, तो 1500 यूनिट में मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रयास करेगी बी ए फर्म। तो हाफ के हिसाब से वो 750 यूनिट का प्रोडक्शन करेगी। कितना बच गया। अब जब बी का रिएक्शन का टाइम आएगा, अब बी फर्म क्या करेगी। ए फर्म ने रिएक्शन के तौर पे प्राइस को दोबारा रिवाइज किया, क्वांटिटी को रिवाइज किया, वो 750 यूनिट का प्रोडक्शन करती है या 3/8 हिस्से का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। बी फर्म अब क्या करेगी, वो मार्केट में इस अजम्पशन पे काम करेगी कि ए जो है वो मार्केट के 3/8 पार्ट को सर्व करती रहेगी, यानी 750 यूनिट का प्रोडक्शन करती रहेगी, 750 यूनिट का प्रोडक्शन करती रहेगी, और बी के लिए बच गए 1250, ठीक है। तो 1250 या 5/8वें हिस्से के हिसाब से वो सप्लाई करेगी। कितना सप्लाई होगा उसका, 5/8 का आधा, कितना हो गया 5/8 का आधा, 5/16, 5/16 हिस्सा, या 1250 बचा था ना रेजिडुअल शेयर, तो 1250 का आधा 625, किसी तरीके से समझ सकते हो आप, ठीक है। अब बी फर्म मार्केट में आएगी ये मान के कि ए फर्म तो 750 यूनिट का ही प्रोडक्शन करेगी, बाकी जो 1250 यूनिट बच गई उसमें में से वो 625 यूनिट का प्रोडक्शन करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी। अब फिर क्या होगा, पहले ए आई, बी ने रिएक्शन दिया, फिर बी के रिएक्शन में ए ने रिएक्शन किया, अब ए के रिएक्शन में बी ने रिएक्शन किया, फिर से ए के रिएक्शन की टाइम है, फिर से ए रिएक्शन करेगी, फिर दोबारा ए के रिएक्शन पे बी रिएक्शन करेगी, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब ध्यान देना, पहले ए ने फर्स्ट टाइम जब एंट्री की थी तो 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया था, जब पहली बार रिएक्शन किया तो 1000 से वो कम होके 750 हो गए थे, यानी घटा था उसका मार्केट का शेयर भी घटा था, हाफ से जो उसका हिस्सा था वो चेंज हो गया था ना, हाफ से उसका हिस्सा चेंज हो गया था। इसी तरीके से बी का जो मार्केट शेयर जो पहले जब उसने एंट्री की तो 500 यूनिट के साथ एंट्री की, लेकिन दूसरी बार जब उसका रिएक्शन आया तो 625 यूनिट हो गया। इसका मतलब ये एक्शन और रिएक्शन की प्रोसेस चलती रहेगी। इसको हम एक टेबल के द्वारा समझ लेते हैं, थोड़ा सा बेहतर रहेगा। ये कुछ सिचुएशन जो हमने एक्सप्लेन की थी उसको डिपेक्ट कर दी है, मैं एक बार बता देता हूं। यहां पे हमने सबसे पहले ए फर्म मार्केट में आई, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया। ये 1000 क्या है, उसका मार्केट शेयर क्या था, कुल मार्केट का आधा। अब ये ध्यान रखना, ये हम बार बार यूज करेंगे फ्रैक्शन, कुल मार्केट का आधा, कुल मार्केट तो 1 है तो 1 का आधा हाफ। बच गया कितना, यहां पे बचा हुआ लेते हैं, ये बचा हुआ फ्रैक्शन या बचा हुआ मार्केट शेयर कितना है, हाफ, और बची हुई मात्रा ए फर्म ने कितनी सर्व की, 1000 की, बच गई कितनी, 1000। अब बी फर्म जो आएगी तो बी फर्म के पास ये चीजें अवेलेबल होंगी जो ये यहां पे हमने रेजिडुअल शेयर में जो बनाई हुई है, ये बी के लिए अवेलेबल है। ए का वो दिया हुआ मानती है, ये बचा हुआ मानती है, और ये मानती है इतना ही बचा रहेगा, तो इसके आधार पे वो अपना डिसीजन लेगी। अब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कोशिश करेगी। 1000 यूनिट थी ना, तो 1000 ही है उसके पास, मार्केट का 1000 का हिस्सा बचा हुआ है, तो 1000 के हिसाब से जब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेगी तो 500 हो जाएगा। वैल्यू टर्म में 1000 का आधा, और
फ्रैक्शन टर्म में 1/2 का आधा यानी 1/4। रेजिडुअल बच गया कितना? 3/4 और ये 500 किया ना तो 1500। ये हमने पहले एक्सप्लेन किया था, डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया था। अब जब बी फर्म मार्केट में आई उसने 500 यूनिट का प्रोडक्शन किया, बाजार के 1/4 हिस्से पर अपना कब्जा किया और जो बच गया, अब जब भी ए फर्म एंट्री करेगी तो फिर वो रेजिडुअल शेयर देखेगी कितना बच गया, 3/4 या 1500। तो उस 1500 का आधा वो आधे पर अगर उत्पादन करेगी तो उसके लाभ अधिकतम हो जाएंगे। तो जब ए फर्म दोबारा आएगी तो 750 और मार्केट का हिस्सा इसका हाफ 3/8। बच गया कितना? हर बार बचा हुआ निकालेंगे तो 3/8 अगर एक में से घटा देंगे तो 5/8 और ये 750 पर जो मार्केट है वो 750 यूनिट को सर्व कर रही है ये मार्केट अब ए फर्म। तो उसके लिए कितना बच जाएगा? 1250। यानी ये जो है ये 5/8 का गुणा 1200 2000 यानी 1250। अब क्या होगा? यहां तक हमने एक्सप्लेन किया था, यहां तक भी एक्सप्लेन कर लिया था। अब बी फर्म मार्केट में आएगी, किस मान्यता पे काम करेगी? वो देखेगी मेरे पास कितना हिस्सा बचा हुआ है, ये हिस्सा बचा हुआ है, यानी इस मान्यता पे काम करेगी कि ए तो इतना ही प्रोडक्शन रखेगी, ये हिस्सा मेरे लिए बचा हुआ है तो इसका हाफ दोनों का 5/16 और 1250 का 1250 का हाफ 625 यूनिट का प्रोडक्शन करेगी। बच गया कितना? 1375। अब फिर से ए फर्म मार्केट में आएगी, वो क्या देखेगी कि मेरे पास बाजार का कितना हिस्सा बच गया? 11/16 ना, 1/5 - 16 11/16 हिस्सा बचा हुआ है। या क्वांटिटी टर्म में हम समझ लेते हैं 1375 का आधा उस हिस्से पे ए प्रोडक्शन करेगी 687.5। जब ये 687.5 यूनिट का प्रोडक्शन करेगी तो बाजार में कितना बच जाएगा जो सप्लाई नहीं हो रहा? 1312.5। इसका मतलब जब बी फर्म आएगी तो इसका हाफ करेगी। ठीक है, फिर इतना बच गया, फिर ए फर्म आएगी ये। अब ध्यान से देखना कि जो जो एक्शन रिएक्शन चल रहा है तो ए फर्म का हिस्सा जो है वो घटता जाता है। कैसे घटा? पहले 1000 था, फिर घटके हो गया 750, फिर घटके हो गया 687.5, फिर घटके हो गया 671.9। यानी ए फर्म का हिस्सा जो है वो घटता जाएगा और बी फर्म का हिस्सा क्या हो रहा है? हिस्सा लगा लो या क्वांटिटी लगा लो, 500, फिर बढ़ के 625, फिर बढ़ के 656। अगर इस टेबल को थोड़ा सा हम नीचे और एक्सटेंड कर देते, 3-4 पीरियड और आगे जाते तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती कि ए का हिस्सा बढ़ते बढ़ते बढ़ता जाता, सॉरी ए का हिस्सा घटता जाता और बी का हिस्सा बढ़ता जाता और ये किसी एक स्टेज पे मिल जाते। वो स्टेज कौन सी होगी? जब 666.6 यानी जब दोनों इस मात्रा पे पहुंच जाएंगे, 666.6 पे पहुंच जाएंगे, तब क्या होगा कि बाजार जो है वो स्थिरता आ जाएगी मॉडल में। यानी फिर फर्म जो है एक्शन रिएक्शन बंद हो जाएंगे और वहां पे जो है फर्में दोनों आपस में संतुलन में होंगी और ये स्थायी संतुलन होगा, इसमें कोई भी फर्म फिर चेंज नहीं करना चाहेगी। ठीक है, तो वो कहां होगी? जब 666.6 कुछ नहीं है, 2000 का 1/3वां हिस्सा 2000/3 है और ये भी 2000/3। यानी हर फर्म जो है वो मार्केट का 1/3 हिस्सा। अब ये 1/3 कैसे आया वो हम अगले डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। हर एक फर्म जो है वो 1/1 जमा nth पार्ट को प्रोडक्शन करेगी। यानी जब 2 फर्में थी ना, n क्या है? नंबर ऑफ फर्म है, 2 फर्म है, तो 1/1 जमा 2 कितना हो गया? 1/3। यानी हर फर्म बाजार का 1/3 हिस्सा सप्लाई करेगी। 2 फर्म है तो 1/3 जमा 1/3 यानी 2/3, या इसको इस फार्मूले से निकाल लो। कुल मार्केट कितनी सर्व होगी? n2 और n+1 3, 2/3। यानी ये हमने 2 के हिसाब से देखा कि जब मार्केट में जितनी फर्में होंगी वो हर फर्म, मान लो n फर्में हैं तो 1/1 + n का प्रोडक्शन करेगी और कुल आउटपुट कितना हो जाएगा? जितनी फर्में हैं उनका जुड़ जाएगा, यानी n/n+1 हिस्सा जो है वो मार्केट में सर्व होगा और बाकी जो हिस्सा है वो बच जाएगा। ठीक है, यानी यहां पे एक फर्म ने 1/3 किया, दूसरी ने 1/3, लेकिन मार्केट का कुछ हिस्सा होगा जो सर्व नहीं होगा। 2/3 सर्व हुआ ना, तो 1/3 हिस्सा हो गया जो सर्व नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो 3 बाजार में फर्में ज्यादा हो जाती, हमने कहा था ना इस मॉडल को ओलिगोपोली में एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लो 3 सेलर होते तब क्या होता? n कितना हो जाता? 3 हो जाता ना, तो हर फर्म कितना उत्पादन करती?
1/1 प्लस एन, एन कितना है 3, यानी हर फर्म जो है ए फर्म, बी फर्म और सी फर्म, 3 फर्म है ना, अब 1/4 हिस्से का प्रोडक्शन करती, ये भी 1/4 का ए फर्म, बी भी 1/4 और सी भी 1/4, तो टोटल कितना हो जाता 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4, 3/4 हिस्से के ऊपर वो करती, या इस फार्मूले से एन कितना है 3 और एन कितना 1 कितना है 3/4। इसी तरीके से अगर 4 फर्म होती तो क्या होता, हर फर्म कितने मार्केट का कितना हिस्सा प्रोड्यूस करती, 1/1 जमा 4, 1/5 हिस्सा प्रोड्यूस करती, ठीक है, हर फर्म टोटल कितना होता, 4 फर्म है ना, 4/4 प्लस 1 5, 4/5। इसका मतलब ये जो कुर्नो का नियम था, जो ड्यूओपोली का रूल था, वो 2 फर्मों से आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है और आसानी से उसको लागू किया जा सकता है। इस तरीके से कुर्नो के मॉडल को हम सामान्यकरण कर सकते हैं, यानी अल्पाधिकार की अवस्था में जब भी एक्शन रिएक्शन की स्थिति हो तो वह जरूरी नहीं 2 फर्में हो, इसको आसानी से 2 फर्मों से आगे भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा कुर्नो का मॉडल, जो इस मान्यता पे काम करता था कि उत्पादन की लागत 0 है, और जो मेन जो व्यवहारिक मान्यता थी वो ये थी कि जब एक फर्म डिसीजन लेगी तो वो इस आधार पे डिसीजन लेगी कि दूसरी फर्म जो है वो अपने उत्पादन की मात्रा को चेंज नहीं करती है, अपने उत्पादन की मात्रा को स्थिर रखती है। और उस हिसाब से जब एक्शन रिएक्शन की प्रोसेस शुरू होगी तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जहां पर दोनों फर्में जो हैं वो संतुलन में पहुंच जाएंगी और उसके बाद से उनका एक्शन रिएक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जो कुर्नो का मॉडल है वो हमें एक स्थायी संतुलन की तरफ लेके जाता है। लेकिन इस मॉडल की बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की है, इनके एजम्पशंस के आधार पर नॉर्मली इनको हमने क्रिटिसाइज किया है। तो क्रिटिसिज्म देख लेते हैं इसकी क्या है। पहली तो बिहेवियरल एजम्पशन जो था, 5वां नंबर का एजम्पशन जो मैंने हाईलाइट करवाया था, वो कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये जो एजम्पशन इन्होंने किया, क्या एजम्पशन था ध्यान दो। 5वां एजम्पशन जो मैंने हाईलाइट करवाया था वो ये था कि एक फर्म इस आधार पर फैसला लेती है कि दूसरी फर्म अपने उत्पादन की मात्रा को चेंज नहीं करती है। यानी पहली फर्म मार्केट में आई थी, ए 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया था, दूसरी फर्म ने इस आधार पे अपना डिसीजन लिया कि वो 1000 यूनिट को चेंज नहीं करेगी और उस हिसाब से उसने 500 यूनिट का प्रोडक्शन किया। किस मान्यता पे किया था कि वो 1000 ही प्रोड्यूस करती रहेगी। लेकिन हुआ क्या, ए ने दोबारा रिएक्ट किया और उसने अपने प्रोडक्शन के लेवल को 1000 से कम करके 750 पे रख दिया। चेंज हुआ ना। अब क्योंकि वो चेंज कर रही हैं तो ये अजम्पशन कि बार बार वो चेंज नहीं करेंगी, जब एक फर्म देखती है कि वो चेंज कर रही हैं उसके बाद ये मान के रखना कि वो अपने उत्पादन की मात्रा को चेंज नहीं करती, ये एक बेवकूफ तो नहीं कह सकते लेकिन बचकाना जो नाइव है, काफी नाइव अजम्पशन है, काफी बचपने जैसा अजम्पशन है, काफी भोड़ेपन वाला अजम्पशन है कि वो चेंज नहीं करेंगी। वास्तव में ये बिहेवियर अजम्पशन सही नहीं है, वो चेंज करती हैं। दूसरा, जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अनरियलिस्टिक है। इन्होंने जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लिया था, उसके मानने की पहले तो कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इस मॉडल को हम अगर जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अजम्पशन को ड्रॉप भी कर देते हैं तो भी इस मॉडल को एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो होता ही नहीं है। अगर जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये मॉडल जो है कुर्नो का नहीं काम करेगा। और दूसरा, इसको हम आसानी से ड्रॉप कर सकते हैं और शास्त्रियों ने इसको ड्रॉप करके एक्सप्लेन किया भी है। फिर ये जो मॉडल है, हमने कहा ना ए फर्म आई, फिर बी फर्म आएगी, फिर दोबारा ए फर्म, फिर बी फर्म, फिर ए फर्म, फिर बी फर्म। अब ये मॉडल ये नहीं कहता कि यह जो एडजस्टमेंट की प्रोसेस है ये कितनी लंबी चलेगी, कितना टाइम लगेगा, टाइम के बारे में नहीं बताता है कि हाउ मच टाइम दिस एडजस्टमेंट प्रोसेस विल रन। देन नेक्स्ट इज, ये मॉडल जो है ये क्लोज मॉडल है, 2 फर्म है तो 2 फर्म के हिसाब से ही ये मान के चलता है, नई फर्में बाजार में प्रवेश कर सकती हैं। ये मॉडल नई फर्मों को बाजार में एंट्री को ध्यान में नहीं रखता है। तो ये कुछ आलोचनाएं थी जिनके प्रतिक्रिया स्वरूप ड्यूओपोली के दूसरे मॉडल्स डेवलप हुए। डिफरेंट एजम्पशंस के आधार पर उन्होंने ड्यूओपोली कंडीशंस को एक्सप्लेन किया, जैसे कि बेट्रैंड का मॉडल है, एजवर्थ मॉडल है या स्टेगबर्ग मॉडल है, जो ड्यूओपोली कंडीशंस को दूसरे एजम्पशंस के साथ एक्सप्लेन करते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो आप फर्दर इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए देख सकते हैं। मैंने भी यूज़ किए हैं, आप भी इनको यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कुर्नो के मॉडल को डिटेल में देखा और हमने इसके मैथमेटिकल जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट है उसको काफ़ी हद तक अवॉइड किया है। इक्वेशंस वगैरह हमने बहुत कम यूज़ किए हैं। मेन हमारा जो मकसद है वो यहाँ ये जानना है कि ड्यूओपोली कंडीशंस में
फर्म के जो इक्विलिब्रियम है वो फाइनल आउटकम किस तरीके से निर्धारित होता है। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।